फ्रेंड्स, यह है यूपी टेट इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और इसमें हमने लिए हैं 30 क्वेश्चंस यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज से। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चूज़ द करेक्ट जेंडर ऑफ द वर्ड बुक। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, बुक का क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो यूपी टेट एग्ज़ाम में इंग्लिश में अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। देखिए, चूज़ मीन चुनना, करेक्ट जेंडर ऑफ द वर्ड बुक। बुक का यहाँ पर आपको करेक्ट जेंडर चुनना है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है फेमिनिन, मैस्कुलिन, कॉमन, न्यूटर। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, न्यूटर जेंडर। देखिए, फेमिनिन में हमारे स्त्रीलिंग आते हैं, हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से करा तो हिंदी ग्रामर में भी आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि दोनों में लगभग सिलेबस बिल्कुल सेम ही है। स्त्रीलिंग हो गया, मैस्कुलिन हो गया यहाँ पर हमारा पुल्लिंग या फिर पुरुषलिंग, और कॉमन हो गया यहाँ पर हमारा कॉमन, यानी जो दोनों को हम बोलते हैं कॉमन, समान। और न्यूटर यहाँ पर हो गया हमारा निर्जीव चीज़ों के लिए जो बोलते हैं नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर बुक जो है हमारा नपुंसकलिंग में हमारा आएगा, न्यूटर जेंडर में। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड होपफुल हैज़ द सफिक्स। होपफुल में सफिक्स क्या है? तो ये आप जानते होंगे कि हिंदी ग्रामर में भी सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं, यानी प्रत्यय और उपसर्ग। तो यहाँ पर सफिक्स का मतलब होता है जो पीछे जुड़ता है, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं, शायद प्रत्यय बोलते हैं, उपसर्ग पहले जो जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए सफिक्स हो जाएगा यहाँ पर होप, जो है हमारा रूट वर्ड है, और होप में ये फुल जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द करेक्ट कंजंक्शन। यहाँ पर आपको करेक्ट कंजंक्शन चुनना है। कंजंक्शन को हिंदी में हम शायद संयोजक बोलते हैं। तो ये भी हिंदी में भी, हिंदी की ग्रामर में क्वेश्चंस आ जाता है, तो उसमें आपका अच्छा स्कोर होगा। ही वॉज इल, ही वेंट टू स्कूल। वह बीमार था, वह स्कूल गया। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बट। ही वॉज इल बट ही वेंट टू स्कूल। वह बीमार था लेकिन वह स्कूल गया। क्योंकि लेकिन यहाँ विरोधाभास है, तो इसलिए हमें बट का यूज़ करना होगा। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, सो का मतलब होता है इसलिए, और एंड का मतलब आप जानते ही हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड इज़ एन इंटरजेक्शन। कौन सा वर्ड यहाँ पर इंटरजेक्शन है? तो इंटरजेक्शन को हिंदी में, हिंदी ग्रामर में क्या बोलते हैं, ये आप बताइए। मेरे हिसाब से शायद एफबीआई बोलते हैं, कि हिंदी ग्रामर पे मेरी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी की ग्रामर के भी साथ साथ में बताता चलूँ, जिससे आपका स्कोर हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों में ही अच्छा हो, और आपका जो यूपी टेट एग्ज़ाम है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर इंटरजेक्शन बताना है। देखिए, इंटरजेक्शन है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, हुर्रा। ये यहाँ पर हमारा इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन हमारा यूज़ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इन सेंटेंस की पहचान क्या है कि इनके अंत में ये इस तरह का विस्मय बोधक चिन्ह आता है। इसे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम इसे विस्मय बोधक बोलते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह। और इन वाक्यों को विस्मय बोधक वाक्य भी बोला जाता है हिंदी में। तो ये भी आप याद रखिए, क्योंकि हिंदी में भी पूछा जाता है कि ये सेंटेंस, ये वाक्य किस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन। यहाँ पर आपको सही प्रेपोजिशन को बताना है। सही प्रेपोजिशन क्या है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बिसाइड। देखिए, बिसाइड का यहाँ पर अर्थ है पास, यानी के पास। एक वर्ड और होता है, ये कन्फ्यूजिंग में दे दिया जाता है। मान लो इसी में ऑप्शन दे दिया जाता बिसाइड्स, तो इसका अर्थ होता है यहाँ पर अतिरिक्त। क्या होता है? अतिरिक्त, बिसाइड। और इसमें याद रखिए, इसमें एक एस जुड़ा होता है, एस जुड़ा होता है,
तो अब यहाँ बिसाइड है और यहाँ बिसाइड्स, यहाँ पर जो ऐसे अतिरिक्त ही मान लीजिए, तो इससे आपको याद रहेगा कि बिसाइड्स का जो मीनिंग होता है वो अतिरिक्त होता है। जैसे उसने केले के साथ साथ आम भी खरीदे, तो यहाँ पर हम के साथ साथ या केले के अतिरिक्त आम भी खरीदे, तो इस अतिरिक्त के लिए हम बिसाइड्स का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर आपको करेक्ट आर्टिकल चुनना है। देखिए इंग्लिश में आर्टिकल होते हैं 3, कौन कौन से 3 होते हैं, ये आपके सामने हैं तीनों। और ए को हम बोलते हैं क्या, ए और एन को हम बोलते हैं, ये भी याद होना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है कि ये किस तरह का आर्टिकल है। आर्टिकल भरने के लिए तो आता ही, ये इंडेफिनिट है और द हमारे यहाँ पर क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है। अगर आपसे टाइप्स पूछे कि आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको 2 टाइप्स बताने हैं क्योंकि ये दोनों एक में आएंगे, ए और एन, और द हमारा डेफिनेट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको बताना है, खाली स्थान भरना है। अम्ब्रेला इज़ यूज़फुल इन रेन। अम्ब्रेला जो यूज़फुल होता है बारिश में, तो कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर जो साउंड है वाउल साउंड शुरू हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर एन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट इडियम। हिट द बुक्स मीन्स। यहाँ पर आपको सही इडियम इसका मीनिंग बताना है। तो इसका मैं आपके लिए कमेंट छोड़ता हूँ कि आपको ये कमेंट करना है। अगर आप वीडियो को देखते हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो इसका आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। ही हैड यूनिक पेन। तो यहाँ पर यूनिक पेन, खालिस्तान आपको भरना है करेक्ट आर्टिकल के साथ में। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन यहाँ पे 2 ही चमक रहे हैं पीडीएफ में। चलिए कोई नहीं, आप बता दीजिए चारों में से कौन सा सही है आपके हिसाब से। देखिए यहाँ पर जो पेन वर्ड आया है, इसके लिए हम सीधी सी बात है ए का यूज़ करते हैं, अ पेन। और यहाँ पर यूनिक वर्ड आ गया है, यहाँ पर हमारा शुरू होता है वर्ड वाउल से, लेकिन यहाँ पर जो साउंड देता है ये के देता है, यूनिक। जब यह की साउंड देगा, वाई की साउंड दे रहा है, तो फिर हमें यूज़ करना होगा ए ही हम यूज़ करेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एन यूज़ कर देंगे, यू को देखकर। ऐसा नहीं करना क्योंकि यू से हर बार पहले एन का यूज़ नहीं होता। अगर वो साउंड देता है हमारी ए ई आई ओ यू की, तभी हम यूज़ करेंगे उससे पहले एन का, नहीं तो हम ए का यूज़ भी करते हैं। जैसे एक वर्ड है यहाँ पर यूनिवर्सिटी, तो इससे पहले भी हमें ए का ही यूज़ करना होता है क्योंकि यहाँ पर भी ये या की ही आवाज़ देता है। एक वर्ड होता है यूटेंसिल्स यानी बर्तन, तो यहाँ पर भी हम ए का यूज़ करते हैं। और एक वर्ड और है, देखिए ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, EWE, इसे हम यू बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ई से पहले यू साउंड दे रहा है, तो यू मीन्स भेड़ होता है, तो यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु राइट्स पोएम्स इज। यानी वन वर्ड आपको बताना है, क्वेश्चन अच्छे से समझना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अ पर्सन हु राइट्स पोएम्स, इसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। एक व्यक्ति जो कविताएं लिखता है, तो बिल्कुल सीधा सा है, सिंपल है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी, पोएट। पोएट कविताएं लिखते हैं। सिंगर, अ पर्सन हु सिंग्स। आर्टिस्ट, अ पर्सन हु मेक्स फोटोग्राफ्स या पेंटिंग्स। टीचर, अ पर्सन हु टीच। क्वेश्चन नंबर 10, विच वर्ड इज़ अ नाउन। कौन सा वर्ड यहाँ पर नाउन है। तो नाउन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में, इसके टाइप्स पर भी और सिंपल भी नाउन पर पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड है वो ऑप्शन नंबर ए, ब्रेवरी। ब्रेवरी यहाँ पर हमारा कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये एक भाव है। स्लोली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है।
एडवर्ब ऑफ मैनर। ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट यहाँ पर हमारा एक एडजेक्टिव है, और ये याद रखिए जब भी ऑनेस्ट वर्ड आता है तो यहाँ पर इसका जो साउंड है से शुरू नहीं होता है, ऑनेस्ट नहीं होता है, ओ से शुरू होता है, यहाँ पर एच साइलेंट है, तो इसीलिए हम ऑनेस्ट से पहले एन का यूज़ करते हैं, ये भी याद रखिए। क्विकली यहाँ पर हमारा एडवर्ब है। ज़्यादातर जिन वर्ड में एल वाई जुड़ा होता है ज़्यादातर वो हमारे एडवर्ब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच वर्ड इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन? कौन सा यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है? तो देखिए यहाँ पर प्रोनाउन का टाइप्स दे दिया गया है, तो आपको बताना है कि पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है। प्रोनाउन तो सभी जानते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर आपको बताना है। अगर आपकी प्रोनाउन पर अच्छी पकड़ है, ये आपको पता ही होने चाहिए इसके टाइप्स, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर चलिए एक्सप्लेन करते हैं। पहला हिमसेल्फ। हिमसेल्फ या तो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह भी यूज़ हो जाता है, और या फिर हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह भी यूज़ हो जाता है। ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों हमारे यूज़ होते हैं किसकी तरह? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और समबडी यहाँ पर हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अच्छा, इसमें पर्सनल प्रोनाउन कोई सा भी नहीं दिया गया है, गलती से यहाँ ऑप्शन नहीं रखा गया है। चलो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे, इसमें कोई भी ऑप्शन मैंने गलती से नहीं रख पाया हूँ, टाइप्स रखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। चलो कोई नहीं, फिर भी चलो आपकी डिटेल्स के लिए मैं बता देता हूँ। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के रूप में हम डिवाइड करते हैं इन्हें। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे आई और वी, सेकंड पर्सन होता है हमारा यू, थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट और दे। ये हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, और इनके ऑब्जेक्ट भी जो हैं वो भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन में होते हैं, जैसे मी, अस, देम एटसेट्रा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच वर्ड इज़ एन एडवर्ब ऑफ टाइम? यहाँ पर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम को बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है एडवर्ब ऑफ टाइम, आपको टाइप्स बताना है। एडवर्ब तो आप जानते ही हैं, तो देखिए टाइम के बारे में जो एडवर्ब हमें बताए उसको बताना है आपको। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, टुडे। देखिए देयर मीन्स होता है वहाँ, ये एडवर्ब ऑफ हो जाएगा कौन सा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। टुडे हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। नोट हो जाएगा एडवर्ब ऑफ नेगेशन, और वेयर हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि वेयर भी कहाँ को बताता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट डिग्री। यहाँ पर आपको करेक्ट डिग्री को चुनना है। तो डिग्री भी एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, और डिग्री से पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। शायद कोई ही ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें डिग्री से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, टोलेस्ट। देखिए टोलेस्ट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दा का यूज़ हुआ है। जब भी हमें कोई एडजेक्टिव की फॉर्म भरनी हो, डिग्री हमारी कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, पी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, और दूसरी होती है हमारी सी डी यानी कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक, और नंबर 3 होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, उच्चतम अवस्था। तो ये भी हमारे हिंदी में भी पूछ ली जाती हैं और इंग्लिश में भी। तो यहाँ पर ये बात याद रखिए हमेशा, जब भी दा का यूज़ होगा तो हमें यूज़ करनी है सुपरलेटिव डिग्री, और जब दो की हम कंपैरिजन करेंगे तो हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें ई आर जुड़ा होता है। ज़्यादातर ई आर जोड़कर बनाते हैं, या फिर हम इसमें मोर भी जोड़ते हैं, या कुछ अलग तरह के वर्ड्स भी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ अ बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ पर आपको बेयर इन्फिनेटिव को बताना है, कौन सा यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव है। देखिए इन्फिनेटिव के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इन्फिनेटिव हमारे 2 टाइप्स होते हैं। ये नॉन फाइनाइट्स का पार्ट्स है, नॉन फाइनाइट्स हमारे 3 होते हैं।
नंबर 1 होता है इन्फिनेटिव, नंबर 2 होता है हमारा जेरंड, JERUND, और नंबर 3 होता है हमारा पार्टिसिपल। देखिए इनके बारे में अलग अलग किसी और वीडियो में बताऊंगा। पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं। जेरंड हमारा सिंपल होता है। इन्फिनेटिव हमारा 2 टाइप्स का हो जाता है, बेयर इन्फिनेटिव और एक इन्फिनेटिव। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव जो होगा इसमें टू का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पर, और ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये यहाँ पर हमारी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू टीच जो है ये हमारा हो जाएगा इन्फिनेटिव, या इन्फिनेटिव विद टू भी हम इसे बोलते हैं। तो बेयर इन्फिनेटिव को बताना है, बेयर मीन्स होता है नंगा या प्रकट, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बेयर इन्फिनेटिव। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट टेंस। यहाँ पर आपको करेक्ट टेंस चुनना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, 2 ऑप्शन यहाँ पर हैं, वॉज और एम, और यहाँ पर आगे ऑप्शन है शैल बी और वर। तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा यहाँ पर। तो देखिए ये जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर लास्ट में आप एक्सक्लेमेटरी मार्क देख सकते हैं, और ये जो स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब होता है काश हिंदी में। और ये जो सेंटेंस है एक इमेजिनरी सेंटेंस है, काल्पनिक। यहाँ पर वो कल्पना कर रहा है कि मैं एक ईगल पक्षी होता। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे आई सिंगुलर है, आई के साथ वाज लगता है, लेकिन यहाँ पर हमें वर ही लगाना होगा। अगर यहाँ पे ही या सी भी होता तब भी हम इसके साथ वर ही लगाते। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को याद रखिए, हमेशा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। यहाँ पर आपको करेक्ट प्रीफिक्स चुनना है। प्रीफिक्स होता है प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है जो पहले जुड़ता है। अब यहाँ पर पोलाइट है तो इसमें पहले क्या जुड़ेगा, हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, इंग्लिश में भी। हिंदी के प्रत्यय अलग होते हैं, उपसर्ग अलग होते हैं, और इंग्लिश के अलग होते हैं। तो यहाँ पर पोलाइट में क्या जुड़ेगा, सही आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ये पोलाइट में जुड़ता है आई एम इम्पोलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, द वर्ड डार्कनेस हैज़ द सफिक्स। डार्कनेस में सफिक्स क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन है। सफिक्स फिर बताना है आपको, सफिक्स होता है क्या, प्रत्यय जो इसके बाद में जुड़ेगा। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर डार्क जो है ये हमारा रूट वर्ड है, और इसमें हमारा नेस जुड़ा हुआ है, डार्क प्लस नेस, जैसे काइंड प्लस नेस, स्वीटनेस, बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। एस नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें नेस जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। तो करेक्ट कंजंक्शन चुनना है और एक खाली स्थान भरना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एंड। स्टडी हार्ड एंड यू विल पास। कठिन परिश्रम करो और तुम पास हो जाओगे। बट का मतलब होता है लेकिन, तो कठिन परिश्रम करो लेकिन तुम पास हो जाओगे, ये तो सही नहीं बैठेगा। और का मतलब होता है या, कठिन परिश्रम करो या तुम पास हो जाओगे, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि तुम पास हो जाओगे। कठिन परिश्रम करो क्योंकि तुम पास हो जाओगे, तो ये भी गलत बैठेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच सेंटेंस कंटेन्स एन इंटरजेक्शन। किस सेंटेंस में एक इंटरजेक्शन है। कंटेंस मीन्स होता है रखना, तो बताइए किस सेंटेंस में यहाँ पर एक इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन वेरी इजी होता है पहचानना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आता है, और इसके बाद में ज़्यादातर एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलता है, जो हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके का ये हमारा मार्क होता है जो यहाँ पर लगा हुआ है। और जैसे बहुत सारे हमारे इंटरजेक्शन होते हैं, जैसे ब्रावो, हुर्रा, ये आपको सेंटेंस के शुरू में ही ज़्यादातर मिल जाएंगे, अलास एट्सेट्रा। तो इन्हें हिंदी में एवीआई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन। यहाँ पर आपको करेक्ट प्रेपोजिशन को चुनना है। तो प्रेपोजिशन पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, उसने मुझे बधाई दी। माई सक्सेस, मेरी सफलता पर। सक्सेस यहाँ पर नाउन है, बताइए कौन सा नाउन है, आपको एक कमेंट करना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ओन। कॉन्ग्रेचुलेशन हो या कॉन्ग्रेचुलेटेड हो, इसके बाद में हमेशा ओन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। ये एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। बहुत सारे फिक्स्ड होते हैं तो उनमें फिक्स्ड के बाद में सीधा सा एक ही प्रेपोजिशन का यूज़ होता है, तो यहाँ पर भी फिक्स्ड है, ओन। क्वेश्चन नंबर 21, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। तो आर्टिकल आपको चुनना है। द ताजमहल इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो फेमस ताजमहल, ताजमहल को आपको कमेंट करना है कि कौन सा नाउन है, विच टाइप ऑफ नाउन। ठीक है, तो बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कौन सा नाउन है, ये आप कमेंट कीजिए। तो क्योंकि ये नाउन भी टाइप्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, द ताजमहल। देखिए ताजमहल यहाँ पर एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है। क्या है? हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। तो जो भी हमारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट होते हैं, जो बिल्डिंग्स होते हैं, जैसे कुतुब मीनार हुआ, रेड फोर्ट हुआ, या और भी कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो उनसे पहले हमें द का यूज़ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, चूज़ द करेक्ट इडियम। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, वंस इन अ ब्लू मून मीन्स। इस इडियम का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया गया है। तो राइट आंसर है यहाँ पर वेरी रेयरली। 23, चूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। डू नोट योर पेरेंट्स। यहाँ पर आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करना है। तो डू नोट, देखिए यहाँ पर डू नोट का यूज़ हुआ है। लुक आफ्टर भी यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, लेकिन इसका यूज़ नहीं कर सकते कि आप अपने माता पिता की देखभाल मत करो, ऐसा तो नहीं बोल सकते, तो यहाँ पर गलत होगा। टर्न ऑन होता है चालू करना, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। शॉट एट यानी साउट एट यानी चिल्लाना, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अपने माता पिता पर मत चिल्लाओ, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, वन वर्ड फॉर अ मैन हु नोज एवरीथिंग इज। वन वर्ड यहाँ पर आपको बताना है, एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, नन। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। ये भगवान के नामों के लिए हम यूज़ करते हैं, इंग्लिश में भी सर्वशक्तिशाली और हिंदी में भी। ओमनी प्रेजेंट जो सर्व जगह, सर्व मतलब सब जगह पर उपस्थित हो, तो इसको हिंदी में शायद सर्वत्र बोलते हैं। ओमनी बस होता है कलेक्शन ऑफ ऑल थिंग्स, सारी चीज़ों का जो कलेक्शन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर दिया नहीं है, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जो वर्ड होता है मैं आपको लिख के देता हूँ, ओमनीसेंट। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट टेंस। आई माई होमवर्क लास्ट नाइट। तो बताइए क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए लास्ट जो वर्ड है इसको आपको कमेंट करना है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपकी इन पर अच्छी पकड़ होगी तो आप इन्हें अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको बताना है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर खाली स्थान भरते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ड आया है लास्ट नाइट, ठीक है। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में वर्ड मिले लास्ट, अगो, यस्टरडे या बिफोर, तो समझिए वो पास्ट इंडेफिनिट का आपको टेंस में भरना है। तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, डिड। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट कंजंक्शन टू फिल द गैप। फिर यहाँ पर आपको कंजंक्शन भरना है खालिस्तान के लिए। रन फास्ट, तेज़ दौड़ो। यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस कर दोगे।
तो यहाँ पर देखिए जो पहला सेंटेंस आया है इसका आपको बताना है कि कौन सा किस टाइप का सेंटेंस है। इसका आपको बताना है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। लेस्ट एंड बट अदरवाइज। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अदरवाइज। देखिए हम लिस्ट का यूज़ भी हम यहाँ पर कर सकते थे, लेकिन लिस्ट के बाद यहाँ पर विल नहीं आएगा, यहाँ पर फिर शुड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल द गैप। यहाँ पर फिर आपको प्रेपोजिशन बनना है। सी इज फाउंड म्यूजिक। तो अभी मैंने आपको बताया था सी, बताइए कौन सा पर्सन है। पर्सनल प्रोनाउन में आता है तो ये कौन सा पर्सन है आपको कमेंट करना है। तो देखिए राइट आंसर होगा फाउंड के बाद में हमेशा आता है ओ, फाउंड ऑफ म्यूज़िक। फाउंड ऑफ के बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे फाउंड ऑफ रीडिंग भी आ जाएगा। फाउंड ऑफ रीडिंग यानी पढ़ने का शौकीन। फाउंड ऑफ स्विमिंग, फाउंड ऑफ एनीथिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, यानी शौकीन होने के लिए। और इसके बाद में हमेशा ऑफ ही आता है। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस। यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस चुनना है। देखिए चौथा ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, चलो मैं उसे छोड़ ही देता हूँ क्योंकि आंसर आपका इसी में है, तो बताना है आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए क्या होता है, वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आपको, एस या ई एस या फिर आई एस आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। ये दो चीज़ होती हैं, या फिर उसमें डू प्लस V1 या फिर डज प्लस V1 मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप वर्ब, यहाँ पर रीड है, रीड में जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ही इज़ रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ही हैज़ रेड, ये यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। देखिए यहाँ पर READ ही लिखा है, लेकिन इसको हम रेड पढ़ते हैं जब इसका यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म की जगह पर। दो क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड इज। यहाँ पर आपको अंडरलाइन वर्ड बताना है। दे प्ले फुटबॉल डेली। तो देखिए यहाँ पर दे वर्ड आया है, ये आपको फिर से बताना है कौन सा पर्सन है। ठीक है, ये इसका आपको पर्सन बताना है, कौन सा पर्सन है। तो यहाँ पर फुटबॉल को अंडरलाइन किया गया है, फुटबॉल आपको बताना है। तो फुटबॉल एकदम इजी है, ये हमारा यहाँ पर नाउन है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए वर्ब आया है प्ले। वर्ब क्या है हमारा, प्ले। और इसके बाद में या तो हमारा नाउन आता है ज़्यादातर ऑब्जेक्ट की जगह, या फिर प्रोनाउन आता है। और इससे पहले भी हमारा या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, आई इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड इज। अंडरलाइन वर्ड जो है क्या है, सी स्पोक पोलाइटली। तो यहाँ पर आपको सी को बताना है, सी क्या है। ऑप्शन दिए हैं आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको बताया था, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं हमारे आई, वी, और इनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे वो भी इसमें आ जाते हैं, जैसे आई का मी और यू अस। सेकंड पर्सन में होता है यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन में हमारे आ जाते हैं ही, सी, इट, दे, और इनके ऑब्जेक्ट भी आ जाएंगे जैसे हिम और हर और दैम। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पर्सन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। हालांकि इसमें 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन को मैंने 30 मिनट में कराया है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश की है। आपका रिवीजन जिससे ज़्यादा अच्छा हो, आप चीज़ों को समझ पाएँ, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए और आप एग्ज़ाम में केवल रट्टा ना लगा के जाएँ, जिससे आपको एकदम क्वेश्चंस क्लियर हों, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कोई कन्फ्यूज़न आपके माइंड में ना रहे। एकदम आप जो आंसर टिक करें पूरी श्योरिटी के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो जाए।
चलिए इसमें आपका स्कोर कितना रहा है इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो भी अपने स्कोर के साथ साथ वीडियो के बारे में भी अपना कमेंट, अपनी राय दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।